अध्याय एक्स शिष्टता या खलनायकी। किनकेड जहाज पर अपने केबिन बंदरगाह से जेन क्लेटन ने अपने पति को जंगल द्वीप के हरियाली से भरे तट पर नाव चलाते हुए देखा था और फिर जहाज एक बार फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया था। कई दिनों तक उसे स्वेन एंडरसन के अलावा कोई नहीं दिखा, जो कि किनकेड का शांत और घिनौना रसोइया था। उसने उससे उस तट का नाम पूछा जिस पर उसके पति को छोड़ा गया था। हाँ टैंक, ये बहुत जल्द बहुत जोर से फट जाएगा, स्वीडिश ने उत्तर दिया, और वो उससे केवल इतना ही प्राप्त कर सकी। वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि वो कोई अन्य अंग्रेजी नहीं बोलता और इसलिए उसने उससे जानकारी मांगना बंद कर दिया, लेकिन वो उसे सुखद ढंग से अभिवादन करना या उसके द्वारा लाए गए घृणित उबकाए भरे भोजन के लिए धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती थी। जिस स्थान पर टार्जन को फंसाया गया था, वहां से 3 दिन बाद किनकेड ने एक बड़ी नदी के मुहाने पर लंगर डाला और कुछ ही देर में रोकोफ जेन क्लेटन के केबिन में आ गया। हम आ गए हैं मेरी प्यारी, उसने एक घिनौनी तिरछी नजर से कहा। मैं तुम्हें सुरक्षा, आज़ादी और आराम देने आया हूँ। तुम्हारे दुख में मेरा दिल तुम्हारे प्रति नर्म हो गया है और मैं जितना हो सके उतना सुधार करूँगा। तुम्हारा पति एक क्रूर व्यक्ति था, ये तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो, जिसने उसे अपने मूल जंगल में नग्न अवस्था में अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों के साथ घूमते हुए पाया था। अब मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, न केवल कुलीन रक्त में जन्मा बल्कि एक गुणवान व्यक्ति के रूप में धीरे धीरे बड़ा हुआ। प्रिय जेन, मैं तुम्हें एक सुसंस्कृत व्यक्ति का प्यार और एक सुसंस्कृत और सुसंस्कृत व्यक्ति के साथ संगति प्रदान करता हूँ, जिसकी कमी तुम्हें उस बेचारे बंदर के साथ अपने संबंधों में महसूस हुई होगी, जिससे तुमने अपनी लड़कियों जैसी दीवानगी में बिना सोचे समझे शादी कर ली थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जेन। तुम्हें बस इतना कहना है और फिर कोई दुख तुम्हें नहीं सताएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें बिना किसी नुकसान के वापस मिल जाएगा। दरवाजे के बाहर स्वेन एंडरसन दोपहर का खाना लेकर रुका हुआ था, जिसे वह लेडी ग्रेस्टोक के लिए ले जा रहा था। उसकी लंबी पतली गर्दन के अंत में उसका छोटा सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसकी बंद आंखें आधी बंद थीं, उसके कान, जो चुपके से सुनने की उसकी पूरी मुद्रा इतनी अभिव्यंजक थी, वास्तव में आगे की ओर झुके हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि उसकी लंबी पीली बिखरी हुई मूंछें भी एक धूर्त झुकाव धारण कर रही थीं। जैसे ही रोकोफ ने अपनी अपील बंद की और अपने द्वारा आमंत्रित उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, जेन क्लेटन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव घृणा में बदल गया। वो उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर काफी कांप उठी। मुझे आश्चर्य नहीं होता मिस्टर रोकोफ, उसने कहा, अगर आपने मुझे अपनी बुरी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की होती, लेकिन आप इतने मूर्ख हैं कि ये मानते हैं कि मैं, जॉन क्लेटन की पत्नी, अपनी जान बचाने के लिए भी स्वेच्छा से आपके पास आऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आपको एक बदमाश के रूप में जानती हूँ मिस्टर रोकोफ, लेकिन अब तक मैंने आपको मूर्ख नहीं समझा था। रोकोफ की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे का पीलापन शर्म से लाल हो गया। उसने धमकी भरे अंदाज में लड़की की ओर एक कदम बढ़ाया। हम देखेंगे कि आखिर मूर्ख कौन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब मैं तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ दूंगा और तुम्हारी साधारण यान की हठधर्मिता के कारण तुम्हें वह सब कुछ खोना पड़ेगा जो तुम्हें प्रिय है, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे की जान भी, क्योंकि सेंट पीटर की हड्डियों की कसम, मैं उस बच्चे के लिए जो कुछ भी योजना बनाई थी उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसका दिल काट दूंगा। तुम सीख जाओगे कि निकोलस रोकोफ का अपमान करने का क्या मतलब होता है। जेन क्लेटन थकी हुई सी होकर मुंह फेर कर चली गईं। क्या फायदा है, उसने कहा, इस बात पर विस्तार से चर्चा करने का कि तुम्हारा प्रतिशोधी स्वभाव किस हद तक डूब सकता है। तुम मुझे न तो धमकियों से और न ही कामों से हिला सकते हो। मेरा बच्चा अभी खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन मैं, उसकी माँ, यह अनुमान लगा सकती हूँ कि अगर उसे पुरुष की संपत्ति में जीवित रहने के लिए दिया जाता तो वह अपनी माँ के सम्मान के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर देता। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ, मैं उसकी जान इतनी कीमत पर नहीं खरीदूंगी। क्या मैं ऐसा करूंगी, वह अपनी मृत्यु के दिन तक मेरी याद को कोसता रहेगा। रोकोफ अब पूरी तरह से क्रोधित था, क्योंकि वह लड़की को आतंकित करने में विफल रहा था।
उसे उसके लिए केवल घृणा महसूस हुई, लेकिन उसके बीमार दिमाग में यह बात आ गई थी कि अगर वह उसे अपनी मांगों को उसके जीवन और उसके बच्चे की कीमत पर मानने के लिए मजबूर कर सकता है, तो उसका बदला तब पूरा होगा जब वो यूरोप की राजधानियों में लॉर्ड ग्रास्टोक की पत्नी को अपनी रखेल के रूप में दिखा सकेगा। वो फिर उसके करीब आ गया। उसका दुष्ट चेहरा क्रोध और वासना से तमतमा उठा था। एक जंगली जानवर की तरह वह उस पर झपटा और अपनी मजबूत उंगलियों से उसके गले को पकड़कर उसे पीछे की ओर बर्थ पर धकेल दिया। उसी क्षण केबिन का दरवाजा शोर के साथ खुला। रोकोफ उछलकर खड़ा हुआ और मुड़कर स्वीडिश रसोइये के सामने खड़ा हो गया। उस आदमी की हमेशा की तरह चालाक आंखों में एक मूर्खतापूर्ण भाव उभर आया था। उसका निचला जबड़ा खालीपन में ढीला पड़ गया था। वह लेडी ग्रेस्टोक के लिए उसके केबिन के एक तरफ छोटी सी मेज पर भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त था। रूसी ने उसकी ओर घूर कर देखा। वह चिल्लाया, बिना अनुमति के यहाँ घुसने का क्या मतलब है? बाहर निकल जाओ। रसोइये ने अपनी नीली आंखें रोकोफ की ओर घुमाई और फीकी मुस्कान बिखेरी। हाँ, ये बहुत जल्द ही बहुत जोर से फटने वाला है, उसने कहा, और फिर उसने छोटी सी मेज पर कुछ बर्तन फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, तुम दुखी मूर्ख। रोकोफ ने गरजते हुए स्वीडिश की ओर एक धमकी भरा कदम बढ़ाया। एंडरसन उसकी ओर देखकर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराता रहा, लेकिन उसका एक हैम जैसा पंजा चुपके से उस लंबे, पतले चाकू के हैंडल पर चला गया जो उसके गंदे एप्रन को सहारा देने वाली चिकनी रस्सी से बाहर निकला हुआ था। रोकोफ ने इस हरकत को देखा और अपनी चाल रोक दी। फिर वह जेन क्लेटन की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, उसने कहा, मेरे प्रस्ताव पर अपने जवाब पर पुनर्विचार करने के लिए। तुम और बच्चे, पॉलविच और मेरे अलावा सभी को किसी न किसी बहाने से किनारे भेज दिया जाएगा। तब तुम बिना किसी रुकावट के बच्चे की मौत देख पाओगे। उसने फ्रेंच में बात की ताकि रसोइया उसके शब्दों का भयावह अर्थ न समझ सके। जब उसने अपनी बात कह दी तो वह उस आदमी की ओर देखे बिना ही केबिन से बाहर निकल गया जिसने उसके काम में बाधा डाली थी। जब वह चला गया, स्वेन एंडरसन लेडी ग्रास्टोक की ओर मुड़ा। उसके विचारों को ढकने वाला मूर्खतापूर्ण भाव गायब हो गया था और उसकी जगह चालाकी और धूर्तता आ गई थी। उन्होंने कहा, हे टेनकई, मूर्ख पर प्रतिबंध लगाओ। अरे मूर्ख, अरे समझदार फ्रेंच। जेन क्लेटन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तो फिर तुमने वह सब समझ लिया जो उसने कहा? एंडरसन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप बल्लेबाजी करें। और तुमने सुना कि यहाँ क्या हो रहा था और मेरी रक्षा के लिए आए। तुम मेरे लिए अच्छे हो, स्वीडिश ने समझाया। मेरे साथ डर्टी डॉग की तरह व्यवहार करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेडी। तुम जरूर रुकोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वेस्ट कोस्ट पर कई बार हमला करूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, स्वेन? उसने पूछा, जब ये सभी लोग हमारे खिलाफ होंगे। अरे टैंक, स्वेन एंडरसन ने कहा, ये बहुत जल्द बहुत जोरदार विस्फोट करेगा। और फिर वह मुड़ा और केबिन से बाहर चला गया। हालांकि जेन क्लेटन को संदेह था कि रसोइया उसके लिए कोई भौतिक सेवा कर सकता है, फिर भी वो उसके द्वारा किए गए कामों के लिए उसकी बहुत आभारी थी। यह एहसास कि इन दुश्मनों के बीच उसका एक दोस्त भी है, उसे सुकून की पहली किरण लेकर आया जो किनकेड की लंबी यात्रा के दौरान उसकी दयनीय आशंकाओं के बोझ को हल्का करने के लिए आया था। उस दिन उसने रोकोफ को और किसी को नहीं देखा जब तक कि स्वेन उसके लिए शाम का खाना लेकर नहीं आया। उसने उसे उसकी मदद करने की योजनाओं के बारे में बातचीत में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वह उससे केवल हवा की भविष्य की स्थिति के बारे में उसकी रूढ़िवादी भविष्यवाणी ही सुन पाए। ऐसा लग रहा था कि वह अचानक अपनी सामान्य मूर्खता की स्थिति में वापस आ गया है। हालांकि जब वह थोड़ी देर बाद खाली बर्तन लेकर उसके केबिन से बाहर निकल रहा था, तो उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अपने कपड़े पहने रहो और अपने कंबल लपेट लो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वह तुरंत कमरे से खिसक जाता, लेकिन जेन ने अपना हाथ उसकी आस्तीन पर रख दिया। मेरा बच्चा, उसने पूछा, मैं उसके बिना नहीं जा सकती। तुम जो कह रहे हो वही करो, एंडरसन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसलिए तुम बहुत ज्यादा दिखावटी मत बनो। जब वह चला गया तो जेन क्लेटन पूरी तरह से हैरान होकर अपनी बर्थ पर बैठ गई। उसे क्या करना चाहिए था? स्वीडिश के इरादों के बारे में संदेह उसके दिमाग में घुस गया। क्या वह पहले से कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं पहुंच सकती अगर वह खुद को उसके हाथों में सौंप दे? नहीं, निकोलस रोकोव की तुलना में शैतान की संगति में उसकी स्थिति अधिक खराब नहीं हो सकती, क्योंकि शैतान कम से कम एक सज्जन व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा रखता था। उसने 1 दर्जन बार कसम खाई थी कि वह अपने बच्चे के बिना किनकेड को नहीं छोड़ेगी, और फिर भी वह सोने के लिए अपने सामान्य समय के बाद भी कपड़े पहने रही, और उसके कंबल बड़े करीने से लपेटे हुए थे और मोटी रस्सी से बंधे हुए थे। जब आधी रात के करीब उसके दरवाजे के पैनलों पर चुपके से खरोंचने की आवाज आई, वह तेजी से कमरे में घुसी और कुंडी खींची। धीरे से दरवाजा खुला और स्वीडिश व्यक्ति की दबी हुई आकृति सामने आई। एक हाथ में उसने एक बंडल उठाया हुआ था, जाहिर है कि यह उसके कंबल थे। उसका दूसरा हाथ मौन रहने का इशारा करते हुए उठा हुआ था, उसके होठों पर एक गंदी तर्जनी थी। वह उसके काफी करीब आ गया। इसे ले जाओ, उसने कहा। जब तुम इसे देखो तो शोर मत मचाना, ये तुम्हारे बच्चे पर प्रतिबंध लगा देगा। त्वरित हाथों ने रसोई से बंडल छीन लिया और भूखी मां ने सोते हुए शिशु को अपनी छाती से लगा लिया, जबकि खुशी के गर्म आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और उसका पूरा शरीर उस क्षण की भावना से कांप उठा। आओ, एंडरसन ने कहा, हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। उसने उसके कंबलों की गठरी छीन ली और केबिन के दरवाजे के बाहर अपना कंबल भी ले आया। फिर वह उसे जहाज के किनारे ले गया, उसे बंदर सीढ़ी से नीचे उतरने में मदद की और बच्चे को उसके लिए पकड़े रखा, जबकि वह नीचे इंतजार कर रही नाव पर चढ़ रही थी। एक पल बाद उसने छोटी नाव को स्टीमर के किनारे से बांधने वाली रस्सी काट दी थी और चुपचाप दबी हुई पतवारों की ओर झुकते हुए उगम्बी नदी की ओर काली परछाइयों की ओर खींच रहा था। एंडरसन अपनी नाव को ऐसे आगे बढ़ाता रहा मानो उसे अपनी जगह का पूरा भरोसा हो, और जब आधे घंटे बाद चांद बादलों के बीच से निकला तो उनके बाईं ओर उगम्बी में बहने वाली एक सहायक नदी का मुहाना दिखाई दिया। इस संकरी नहर की ओर स्वीडिश ने अपनी छोटी नाव का अगला हिस्सा मोड़ दिया। जेन क्लेटन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह आदमी जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे नहीं पता था कि रसोया के रूप में उसे उस दिन इसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में ले जाया गया था, जहां उसने स्थानीय लोगों के साथ उन खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान किया था जो उनके पास बिक्री के लिए थे, और उसने वहां उस साहसिक कार्य के लिए अपनी योजना का विवरण तैयार किया था जिस पर वे अब निकल रहे थे। हालांकि चांद पूरा था, लेकिन छोटी नदी की सतह काफी अंधेरी थी। विशाल पेड़ इसके संकरे किनारों पर लटके हुए थे, जो नदी के केंद्र के ऊपर एक बड़े मेहराब में मिलते थे। सुंदर ढंग से झुकी हुई शाखाओं से स्पेनिश मॉस गिर रहे थे, और विशाल लताएं जमीन से सबसे ऊंची शाखा तक तेजी से चढ़ रही थीं, घुमावदार लूप में लगभग पानी के शांत सीने तक गिर रही थीं। कभी कभी अचानक कोई विशालकाय मगरमच्छ नदी की सतह को चीरता हुआ उनके सामने आ जाता, जो चप्पुओं की छप छप से चौंक जाता, या फिर घुरघुराते और हवा उड़ाते हुए दरियाई घोड़ों का एक परिवार रेतीले तट से नीचे की ठंडी सुरक्षित गहराई में गोता लगाता। दोनों ओर घने जंगलों से मांसाहारी जानवरों की अजीबोगरीब रात की चीखें आ रही थीं, लकड़बग्घे की पागलों जैसी आवाज, तेंदुए की खांसती हुई घुरघुराहट, शेर की गहरी और भयानक दहाड़, और उनके साथ अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थीं, जिन्हें लड़की किसी खास रात के शिकारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती थी, उनके रहस्य के कारण और भी भयानक। वह नाव के पिछले हिस्से में अपने बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी, और उस नन्हे कोमल असहाय बच्चे के कारण वह आज रात इतनी खुश थी जितनी पिछले कई दुख भरे दिनों में नहीं थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह किस भाग्य की ओर जा रही है, या वह भाग्य उसे कितनी जल्दी पकड़ लेगा। फिर भी वह उस पल के लिए खुश और आभारी थी, हालांकि यह क्षणिक था जब वह अपने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकती थी। वह उस दिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब वह अपने छोटे काली आंखों वाले जैक के उज्ज्वल चेहरे को फिर से देख सकेगी।
वह बार बार जंगल की रात के अंधेरे में अपनी आंखों को जोर से दबाने की कोशिश करती ताकि उन प्यारे चेहरों को देख सके, लेकिन सिर्फ बच्चे के चेहरे की धुंधली रूपरेखा ही उसके प्रयासों को पुरस्कृत करती। फिर एक बार फिर वह उस गर्म छोटे से बच्चे को अपने धड़कते दिल के करीब ले जाती। सुबह के करीब 3 बजे का समय रहा होगा जब एंडरसन ने नाव का अगला हिस्सा किनारे पर लाया, जहां से ढलती चांदनी में कांटों से घिरी स्थानीय झोपड़ियों का समूह धुंधला दिखाई दे रहा था। गांव के गेट पर उन्हें एक स्थानीय महिला ने प्रवेश दिया, जो मुखिया की पत्नी थी, जिसे एंडरसन ने सहायता के लिए पैसे दिए थे। वो उन्हें मुखिया की झोपड़ी में ले गई, लेकिन एंडरसन ने कहा कि वे बाहर जमीन पर सोएंगे, और इसलिए उसका कर्तव्य पूरा हो जाने के बाद उसने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। स्वीडिश व्यक्ति ने अपने कर्कश अंदाज में ये समझाने के बाद कि झोपड़ियां निस्संदेह गंदी और कीड़े मकोड़ों से भरी हुई हैं, जिनके लिए उसके कंबल जमीन पर बिछा दिए और थोड़ी दूरी पर अपना कंबल बिछाकर सो गया। लड़की को कठोर जमीन पर आरामदेह स्थिति में आने में कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार बच्चे को अपनी बाह में लिए वह पूरी तरह थक कर सो गई। जब वह जागी तो दिन का उजाला हो चुका था। उसके इर्द गिर्द कई जिज्ञासु मूल निवासी जमा थे, ज्यादातर पुरुष, क्योंकि आदिवासियों में यह विशेषता सबसे ज्यादा पुरुषों में पाई जाती है। सहज रूप से जेन क्लेटन ने बच्चे को अपने और करीब खींच लिया, हालांकि उसने जल्द ही समझ लिया कि अश्वेत लोग उसे या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे। वास्तव में उनमें से एक ने उसे दूध से भरा एक लौकी दिया, एक गंदा धुएं से सना हुआ लौकी, जिसके गले में बहुत समय से जमे हुए दूध की प्राचीन परत जमी हुई थी। लेकिन देने वाले की आत्मा ने उसे गहराई से छू लिया और उसका चेहरा एक क्षण के लिए चमक उठा, और उसकी चमक लगभग भूली हुई मुस्कान में से एक चमक उठी, जिसने बाल्टीमोर और लंदन दोनों में उसकी सुंदरता को प्रसिद्ध बनाने में मदद की थी। उसने एक हाथ में लौकी ली और उसे देने वाले को कष्ट पहुंचाने के बजाय उसे अपने होठों तक ले गई। यद्यपि वह अपनी सारी जिंदगी उस मतली की पीड़ा को रोक नहीं पाई जो उस दुर्गंधयुक्त चीज के उसके नथुनों के पास पहुंचते ही उसके अंदर उमड़ पड़ी। यह एंडरसन ही था जो उसकी सहायता के लिए आया और उससे लौकी लेकर स्वयं भी उसका एक हिस्सा पी लिया, तथा फिर उसे नीले मोतियों के उपहार के साथ उस स्थानीय व्यक्ति को लौटा दिया। सूरज अब चमक रहा था, और हालांकि बच्चा अभी भी सो रहा था, जेन अपने अधीर मन को रोक नहीं पा रही थी कि कम से कम एक झलक तो उसके प्यारे चेहरे पर देख ही ले। मूल निवासी अपने सरदार के आदेश पर पीछे हट गए थे, जो अब उससे थोड़ी दूर खड़े होकर एंडरसन से बात कर रहा था। जब वह इस बात पर विचार कर रही थी कि बच्चे के चेहरे को धूप से बचाने वाले कंबल को हटाकर उसकी नींद में खलल डालने का जोखिम उठाना उचित है या नहीं, तो उसने देखा कि रसोइया मुखिया से नीग्रो की भाषा में बात कर रहा था। वह आदमी वाकई कितना बढ़िया आदमी था। कुछ दिन पहले तक वह उसे अज्ञानी और मूर्ख समझती थी, और अब पिछले 24 घंटों में उसे पता चल गया था कि वह न केवल अंग्रेजी बल्कि फ्रेंच भी बोलता है, और पश्चिमी तट की आदिम बोली भी। उसने उसे चालाक, क्रूर और अविश्वसनीय समझा था, फिर भी जहां तक उसके पास यह मानने का कारण था कि उसने पिछले दिन से हर तरह से खुद को इसके विपरीत साबित किया है। यह शायद ही विश्वसनीय लगता था कि वो विशुद्ध रूप से शूरवीरतापूर्ण उद्देश्यों से उसकी सेवा कर सकता था। उसके इरादों और योजनाओं में कुछ गहरा होना चाहिए जो उसने अभी तक प्रकट नहीं किया है। वह आश्चर्यचकित हुई, और जब उसने उसकी ओर देखा, उसकी घनी टेढ़ी मेढ़ी आंखों और घृणित विशेषताओं को, तो वह कांप उठी, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि इतने गंदे बाहरी रूप के पीछे कोई भी महान विशेषता छिपी नहीं रह सकती। जब वह इन बातों के बारे में सोच रही थी और बच्चे का चेहरा उजागर करने की बुद्धिमत्ता पर बहस कर रही थी, तो उसकी गोद में बैठे छोटे से बच्चे से हल्की सी घुरघुराहट की आवाज आई, और फिर एक ऐसी गड़गड़ाहट भरी आवाज आई जिसने उसके दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चा जाग गया था। अब वो उसे देखकर अपनी आंखें मूंद सकती थी। उसने जल्दी से शिशु के चेहरे के सामने से कंबल छीन लिया। ऐसा करते समय एंडरसन उसकी ओर देख रहा था। उसने देखा कि वह लड़खड़ाती हुई अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने अपने से एक हाथ की दूरी पर बच्चे को पकड़ रखा था। उसकी आंखें डर से उस छोटे गोल मटोल चेहरे और चमकती आंखों पर चिपकी हुई थीं। तभी उसने उसकी करुण पुकार सुनी। उसके घुटने जवाब दे गए,
और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।